हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th और बुक हमारी सेकंड और थर्ड बल्कि की पार्ट 3, क्योंकि पहले 2 ही होती थी अब 3 हो गई हैं, तो पार्ट थर्ड विच कैरी 20 मार्क्स, और उसकी हमने पहली वीडियो कर ली थी। ये आज हमारी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट की जो 4 मेन हेडिंग्स होती हैं, उन मेन हेडिंग में से हमने पहली हेडिंग कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर, जो थी हमारी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं जो कंपनी वाले चैप्टर हैं उसमें भी यूज़ होती है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो इसकी सेकंड हेडिंग है, मेन हेडिंग है, सब हेडिंग बाद में करेंगे। अभी मेन हेडिंग, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड फिर करंट लाइबिलिटी होती हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो ये है कि इन हेडिंग्स में इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इनमें क्या आइटम्स आते हैं जिनको हम सब हेडिंग कहते हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, अभी आप कंपनी करके आए हैं तो आपको पता है कि जब कभी भी ऐसा हो कि हम अलॉटमेंट ना कर पाएँ, रीज़न कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया हो या व्हाट्सोएवर मे बी द रीज़न। अगर हमारा ईयर क्लोज हो गया और हम एप्लीकेशन मनी को, अब मतलब एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव करी थी उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो उस अमाउंट को हमें इस हेडिंग के अंदर लिखना होता है। बट कौन सा अमाउंट लिखना होता है ये ज़रूर समझना है। आपको ये पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा पर हेडिंग ज़रूर आ जाएगी, तो इसलिए हेडिंग समझना ज़रूरी है। शेयर एप्लीकेशन मनी नोट, शेयर एप्लीकेशन मनी not exceeding the issued capital to the extent non-refundable shall be classified as non-current। तो जो रिफंड नहीं करनी, इसका मतलब जिनको हमको शेयर देने हैं, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आपके पास आता है तो आपको उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा भी होता है जो वापस भी करना होता है। तो वो वापस करने वाला अमाउंट जो है करंट लाइबिलिटी के अंदर जाएगा, यहाँ शो नहीं होगा, यहाँ वही शो होगा जो आपको रिफंड नहीं करना। सेल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट, इट विल बी शोन ऑन दिस फेज ऑफ बैलेंस शीट एज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहली हेडिंग हो गई मेन हेडिंग। अब दूसरी मेन हेडिंग पे चलते हैं, तो वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो अभी हम पढ़ेंगे कि नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है। उसमें 4 सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग्स हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। तो अगर हम इनको एक एक करके पढ़ें तो ये हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग, डेफर टैक्स लाइबिलिटी जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एक हेडिंग के रूप में आपके सामने है, क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो इनको समझने से के लिए हमें पहले करंट और नॉन करंट में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो उस क्लासिफिकेशन को, चाहे वो एसेट के ऊपर हो और चाहे वो लाइबिलिटी के ऊपर हो, इसी बेस पर होती है। तो यहाँ हम इन दोनों के बीच की जो बेसिक डिफरेंस है कि करंट किसे कहें और नॉन करंट किसे कहें, वो यहाँ से है। तो करंट को ही क्लासीफाई करके बताया जाता है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नॉन करंट हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को हम करंट कहें, अब वो करंट लाइबिलिटी हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, इफ इट इज इन्वॉल्व इन द एंटिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल, अगर वो एक बिजनेस की अपनी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, अगर वो उसके बीच में ही आती है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है 18 मंथ की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर उसके प्रोडक्शन तक जितनी स्टेज होती हैं, प्रोडक्शन तक नहीं बल्कि कि सेल करने के बाद कैश रिसीव करने तक की जो पूरी स्टेज होती है, उसमें आपने कितना समय लगाया, उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। तो वो इवन 18 मंथ की भी हो सकती है, तो उसको हम फिर करंट ही क्लासीफाई करेंगे। इवन ऑपरेटिंग साइकिल हमारी 9 मंथ की भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको भी हम करंट ही क्लासीफाई करेंगे। दूसरा है इज expected to be realized or settled within 12 month
और इफ इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग। तो या तो 12 महीने के अंदर अंदर उनका पैसा मुझे मिल जाएगा या मैं उनकी पेमेंट कर दूंगा, या वो ट्रेडिंग के लिए ही हमने रख रखी हैं। तो ऐसी किसी भी गुड्स को, एसेट को हम करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट्स कह देते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट अपने आप में एक करंट एसेट होती है, ये एक एसेट है, लाइबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। इफ एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट, मतलब कि कोई बिना किसी कंडीशन के अगर आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी भी लाइबिलिटी को 12 महीने से बाद तक डेफर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो दूसरा मतलब सेटलमेंट जो है वो आप लेट तक कर सकते हैं जब होता है ये। तो पीरियड अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर नॉन करंट। अब जो ऊपर की क्लासिफिकेशन से बाहर हो गया चीज इतने से, देखिए सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक साथ है, तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है उसको डेफर करने की, तो वो भी क्या कहलाती है, करंट। और जो इनमें ना आए वो नॉन करंट बन जाती है। अब वो एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो अब हम चलते हैं अपना नॉन करंट की तरफ, और नॉन करंट में जो पहली हेडिंग आएगी उससे पहले हमें बोरोइंग को भी समझना है। तो टोटल बोरोइंग, किसी बोरोइंग का मतलब जो उधार लिया हुआ पैसा है बाहर के लोगों से, ठीक है। तो इस उधार लिए हुए पैसे को तो हम एक तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं, एक को हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं, और एक को करंट मैच्योरिटी कहते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे ये करंट मैच्योरिटी वाला पॉइंट, क्योंकि ये नॉन करंट में तो नहीं आएगा। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती हैं वो होती हैं जो लोन विच आर रीपेबल इन मोर देन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। समझ में आ गया, 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल अगर उससे ज़्यादा है तो वो एक लोन ऐसा क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कहलाएगा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड और हुज ओरिजिनल टेन्योर is not more than 12 month और operating cycle are classified as short term borrowing, और वो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर चले जाते हैं। ये नॉन करंट में जाते हैं, करंट में जाते हैं। करंट मैच्योरिटी टू लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड अमाउंट रीपेबल विद इन 12 मंथ, जो है तो लॉन्ग टर्म लोन पर उसका कुछ हिस्सा अभी मैच्योर हो रहा है, मतलब कि मुझे उसकी पेमेंट करनी है। इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल मिलेगा आपको वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का ही मिलेगा, ठीक है। बाकी भी हो सकते हैं पर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और अगर उसका कुछ पार्ट इस साल पेमेंट के लिए ड्यू होता है तो वो करंट मैच्योरिटी टू लॉन्ग टर्म कहलाती है, क्योंकि डिबेंचर आप देखोगे अभी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बट अगर उसकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ होनी है तो वो कन्वर्ट हो जाती है करंट में, और वो फिर करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में शो की जाती है नोट्स टू अकाउंट में। डिटेल हमेशा आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी, हेडिंग कोई भी हो सकती है पर उसकी बेसिक डिटेल आपको वहीं से मिलेगी। अब पहली हेडिंग आई जैसे हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अभी पढ़ा था हमने, वो होता है जहाँ पर 12 महीने से ऊपर हो या ऑपरेटिंग साइकिल हो, ठीक है। आपको ये हैं कि डिबेंचर बॉन्ड, वहाँ आपको बैलेंस शीट में सिर्फ ये लिखा मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अमाउंट दिया होगा, ठीक है। आपको डिटेल जो है, डिटेल में कि इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है, डिटेल हमेशा आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। उस नोट्स टू अकाउंट में बताया होगा कि उसमें डिबेंचर कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना है या दूसरी पार्टीज से लिया हुआ है तो वो कितना है, पब्लिक डिपॉजिट 12 महीने से ऊपर लिया हुआ है तो वो कितना है, और अदर लोन एंड एडवांसेस आपने जो दे रखे हैं वो उसमें मेंशन होंगे, ठीक है। इफ़ कंपनी ने, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कंपनी ने कोई सिक्योरिटी दे रखी है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कोलैटरल हो, तो फिर उसको भी आपको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये एक कोलैटरल सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट इशू की गई है। तो ये थी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हेडिंग्स, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड अदर लोन एंड एडवांसेस। अब आती है हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि एक हेडिंग के रूप में हमें आना चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा आपको
इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट्स ये हमेशा नॉन करंट होती हैं। अगर एसेट होगी तो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में दिखाई जाएगी, अगर लाइबिलिटी होगी तो नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाई जाएगी, दोनों में से एक ही होता है। और ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, इस अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। अब होती क्या है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जब आती है जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो। कौन सी ज़्यादा हो, अकाउंटिंग इनकम। किससे ज़्यादा हो, टैक्सेबल इनकम से। तो ये दोनों ये टर्म्स क्या हैं फिर, तो टैक्सेबल इनकम वो होती है जो इनकम डिटरमाइन कराई जाती है एज पर इनकम टैक्स लॉ, और अकाउंटिंग इनकम वो होती है जिसको डिटरमाइन किया जाता है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप बहुत बार देखोगे कि इन दोनों प्रैक्टिस में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस होने की वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी डेफर करती है। अगर आपकी ये ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो आपकी फिर डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनती है, और इसका उल्टा हो जाएगा तो डेफर टैक्स एसेट बनेगी। बस इतना ही आपको अभी समझना है। फिर हमारी थर्ड हेडिंग आती है इसके अंदर, वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अदर देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आई और वो लंबे समय की लाइबिलिटी है, मतलब कि 12 महीने से ऊपर उनका टेन्योर है, तो वो क्या कहलाती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जो प्रीमियम आपको पे करना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर, वो क्या कहलाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट और लास्ट जो नॉन करंट एसेट की हेडिंग है वो होती है अदर लॉन्ग टर्म, अदर नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऑल प्रोविजन विच आर रिलेटेड claim which the related claim expected to be settled after 12 month। ऐसे जितने भी प्रोविज़न जिनका हम यूज़ 12 महीने के बाद करने की पूरे चांसेस हैं, तो वो सब, या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करने के चांसेस हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कह देते हैं। ठीक है, जैसे आया प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉय जब रिटायर होगा जब यूज़ किया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय इस महीने रिटायर है या इस साल रिटायर है, तो उसका जो प्रोविज़न होता है ये वाला, जैसे लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, तो जो एम्प्लॉय इस साल रिटायर होता है उसका जो प्रोविज़न होता है वो तो पहुंच जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, बट बाकी मेनली यहाँ पर रहता है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर वारंटीज़ या प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम, तो ऐसे कोई भी प्रोविज़न जो वारंटीज़ के लिए या वारंटी क्लेम के लिए बनाए हुए हैं और जिनका टाइम पीरियड 12 महीने से ऊपर है, वो यहाँ पर शो किया जाएगा। तो ये थे हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, कम मिलेंगे आपको हेडिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटी हमारी समाप्त होती है। अब हम करंट लाइबिलिटी और उसके अंदर आने वाली हेडिंग और उसके अंदर आने वाले आइटम्स को समझते हैं। तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी क्या थी वो मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसी कोई भी जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आती हो, चाहे वो 18 मंथ की क्यों ना हो या 9 मंथ की क्यों ना हो, या जिसका 12 महीने के बाद सेटलमेंट है और जो ट्रेडिंग के लिए हमने रखा हुआ है। कैश और कैश इक्विवेलेंट तो खैर यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये गलती से वहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो इसको हटा दीजिए आप एक तरीके से। ये करंट एसेट है जिसका यहाँ कोई रोल नहीं है। और इफ़ कोई भी ऐसी अनकंडीशनल राइट मेरे पास नहीं है कि हम डेफर कर सकें सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर ए रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसको हम क्या कह देते हैं, करंट लाइबिलिटी कह देते हैं। ये लाइन भी यहाँ पर मैटर नहीं करती, तो ये कॉपी पेस्टिंग थोड़ी सी ढंग से नहीं हो पाई, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो कोई भी चीज़ जो करंट लाइबिलिटी होगी वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगी। बेसिकली दो ही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल और एक 12 महीने। ये भी बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए हम इन्हीं दो को ज़्यादा यूज़ करते हैं। 4 हेडिंग हैं इसके अंदर, जैसे नॉन करंट में थी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। तो जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थी उसको हटाकर ट्रेड पेबल हो गया। बाकी सारी हेडिंग बिल्कुल उसी तरह से चल रही हैं।
तो आप उसके थ्रू इसको मैच कर सकते हैं। अब एक एक को करते हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो जिसका टाइम पीरियड 12 महीने से कम हो या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसकी पेमेंट के प्रोविज़न हो या पेमेंट करनी हो, तो वो कहलाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसमें टर्म लोन हो सकते हैं, अब वो बैंक से भी लिया हो सकता है, किसी और पार्टी से भी लिया हो सकता है, और उसकी पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करनी है। कोई भी डिपॉजिट जो हमें विद इन 12 मंथ पे करना हो या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना हो, लोन एंड एडवांसेस किसी भी पार्टी से लिया हो वो, और अदर लोन एंड एडवांसेस टाइम स्पेसिफाई होगा ज़रूर उसके बारे में टाइम का, जिससे हम उसका पता लगा पाएँ कि वो एक शॉर्ट टर्म जो है बोरोइंग है। ये बोरोइंग का मतलब उधार होता है, तो बाहर से लिया गया कोई भी उधार जिसकी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ या विद इन ए ऑपरेटिंग साइकिल करनी है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाती है। अब आती है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आप पहले से जानते हो, ट्रेड पेबल रेफर टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये उधार में थी, क्रेडिट वाली की बात यहाँ पे की जा रही है, जब भी वो हमारे ट्रेड पेबल बनेंगे। दो ही चीज़ें आती हैं उसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जिससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, जानते हो दोनों क्या होती हैं। आगे चलते हैं और तीसरी अदर करंट लाइबिलिटी की जो हेडिंग है, सब हेडिंग, उसमें जाते हैं और उसकी आइटम्स देखते हैं। देखिए कितनी आइटम्स हैं, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है, इनको थोड़ा ढंग से करना है और समझना है, क्योंकि अदर करंट लाइबिलिटी बहुत होती हैं। जैसे कोई भी करंट मैच्योरिटी हो लॉन्ग टर्म डेप्ट की, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इस साल रिडीम होने हैं, तो वो सब करंट मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं, यहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से निकलकर यहाँ पहुंच जाएंगे। इंटरेस्ट अक्रूड, ब्याज देना अक्रूड हो गया है, बट नॉट ड्यू किसी भी बोरोइंग पर, अभी वो ड्यू नहीं हुआ, मतलब कि पे करना निश्चित नहीं हुआ, पर अक्रूड हो गया, तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, अक्रू भी हो गया और उसको ड्यू भी करा दिया, मतलब कि पास भी करा दिया, बट पे नहीं किया, तो वो भी इसी में आता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको कोई पैसा पहले मिल गया है पर सर्विस अभी तक नहीं दी है, वो भी यहाँ आता है। कोई भी अनपेड पार्ट ऑफ डिविडेंड यहीं पर मिलेगा आपको। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज़ ड्यू फॉर रिफंड, ये वही वाली मनी है जो सेकंड हेडिंग हमने पढ़ी थी, मेन हेडिंग के एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उससे एक्स्ट्रा जो पैसा हमें वापस करना है और उसी के ऊपर कोई अगर इंटरेस्ट बनता है तो वो भी यहाँ आएगा। कोई भी अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, जो डिपॉजिट पेमेंट तो उसकी ड्यू हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, पर अभी तक हमने पे नहीं की, अब ऐसे चाहे डिबेंचर हो चाहे डिपॉजिट हो दोनों, और उनके ऊपर इंटरेस्ट हो, वो भी अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। कॉल इन एडवांस, ये आपके शेयर से आया है उठकर, जब आपके पास पैसा समय से पहले आ गया हो तो वो भी आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। और अदर पेबल जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल जो इस साल करना है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें विद इन 12 मंथ पे करनी है। तो इनके एग्जाम्पल आपको थोड़ा ढंग से समझने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको ढंग से समझकर इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। इनकी पिक अगर आप खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैं इसकी जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगा। अब लास्ट हेडिंग आती है हमारी करंट लाइबिलिटी की, जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। तो ऐसे प्रोविज़न जो विद इन 12 मंथ ही क्या करने हैं, यूज़ करने हैं, सेटल करने हैं, या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब वो चाहे प्रोविज़न फॉर टैक्स हो, वो चाहे प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस हो, वो चाहे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हो, ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कहलाते हैं, और ये हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर डी हेडिंग के अंदर आते हैं, डी सब हेडिंग के अंदर आते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड समझना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है, और आगे आप कैश फ्लो करोगे तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रपोज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसको अप्रूवल जो मिलता है वो शेयर होल्डर के थ्रू जब एजीएम होती है जब मिलती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज कर सकते हैं डिविडेंड आफ्टर द एनुअल अकाउंट फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर।
तो जब पूरे साल के अकाउंट बन जाते हैं उसके बाद ही ये प्रपोज होता है, उससे पहले तो ये प्रपोज भी नहीं हो सकता, ठीक है। और एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होगी उसमें जो है ये क्या होता है, अप्रूव होता है। और ये सारा काम हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, क्योंकि अकाउंट क्लोज करने के बाद ही प्रपोज किया जाता है और फिर अप्रूव किया जाता है एजीएम में। तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब मैं 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर दूंगा उसके बाद पिछले साल का जो डिविडेंड है उसको प्रपोज करा जाता है, और प्रपोज करने के बाद उसका अप्रूवल मिलता है और फिर उसको पेमेंट की जाती है। करंट ईयर का जो होता है वो अब आता ही नहीं है। पिछले साल तक प्रीवियस और करंट ईयर दोनों को हम काउंट करते थे, अब वो नहीं होता। सिंस जो डिक्लेरेशन है प्रपोज्ड डिविडेंड की वो कॉन्टीजेंट हो गई कि शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। कंपनी ने तो प्रपोज कर दिया पर उसको शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे ये अभी निश्चित नहीं है, तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है उसको एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी की तरह नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये कहता है कि जो भी कॉन्टीजेंसीज हैं या इवेंट हैं जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं, प्रपोज्ड होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में एज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शो किए जाते हैं। तो इसलिए इसको हम कहाँ शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। अब प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का आपको बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, तो एक तो ये बात आपको समझनी थी। तो फिर क्या होता है, आफ्टर प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर, जब उसको जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर वो फर्म की लाइबिलिटी बनती है। जब तक तो वो लाइबिलिटी थी ही नहीं, वो क्या थी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी। तो प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही रेलिवेंट हो पाएगा। इस साल उसको आप सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, बाकी कहीं भी उसको शो नहीं करेंगे। तो जो प्रपोज्ड, ये मैंने इसलिए मार्क किया है, अलग से पेन से दिखाया है, क्योंकि आप कैश फ्लो में ये समझ पाएँ कि आपको करना क्या है। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको समझना जरूरी है कि जो प्रीवियस ईयर का होता है उसी को अकाउंट करते हैं, वो ही अप्रूव होता है और वो ही पे किया जाता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल के जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को ही देखेंगे, करंट ईयर से हमारा कोई लेना देना नहीं रह गया। अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, अब से पहले ऐसा नहीं होता था पर अब ऐसा हो रहा है तो बताना ज़रूरी है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हमें राइट ऑफ करना होता है कंप्लीटली इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। उसी साल आप राइट ऑफ करोगे जिस साल आपने इनको किया है। पहले आप ये 5 साल 10 साल में राइट ऑफ करते थे पर अब ऐसा नहीं। दे शुड बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सबसे पहले आप उसमें से पैसा लेके इनको राइट ऑफ करोगे, और फिर अगर बच जाता है तो फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करोगे। पहले किससे होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बाद में किससे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एक होता है बोरोविंग कॉस्ट। बोरोविंग कॉस्ट का मतलब है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे तो आप डिबेंचर जब इशू करते हो तो डिस्काउंट पर कर सकते हो, तो ये आपकी बोरोविंग कॉस्ट है, उधार लेने की लागत है। तो उसको भी राइट ऑफ कर दो उसी साल जिस साल आपने डिबेंचर इशू किए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था पर अब ऐसा हो रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी एसेट साइड है बैलेंस शीट की, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग और उनके अंदर के आइटम्स को समझेंगे।